हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। पिछले वीडियो में हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को पूरा रिवाइज किया था 1.5 घंटे के अंदर। हम आज डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर का आंसर राइटिंग, PYQ और केस लॉज। देखिए, बच्चे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, रिवाइज भी कर लेते हैं, बट उन्हें दिक्कत आती है आंसर लिखने में। बच्चे सप्लीमेंट को इग्नोर कर देते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान नहीं देते हैं। तो बेटा, आज मैं आपके लिए यही लेकर आया हूं इस चैनल पे कि आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए, आपका चैप्टर रिवाइज भी हो जाए, सप्लीमेंट भी कवर हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम देख लें और आंसर राइटिंग सेशन भी हम कर लें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपका पूरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स खत्म हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने रिवीजन नहीं देखा है, आप इस चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया, आप रिवीजन लेक्चर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले सप्लीमेंट में आपके केस लॉज दिए गए हैं, उसे हम कवर करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, समझेंगे उन सारे क्वेश्चंस को, लिखते कैसे हैं उसको देखेंगे, और उनमें से एक क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर राइटिंग मैं आपके साथ लाइव करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें इस आज के सेशन में क्या क्या चीज़ें करनी हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, दिसंबर 2025 का जो सप्लीमेंट ICSI ने रिलीज किया है उसमें ये केस लॉ दिया है। केस है लिटिल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। इस लिटिल कंस्ट्रक्शन के रूल में हमने देखा था कि किसी भी लॉ के शब्द, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को हम उनके नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर और ग्रामेटिकल सेंस में समझेंगे जब तक कि एम्बिग्विटी ना हो। अगर चीज़ें क्लियर है और प्लेन मीनिंग से समझ आ रही है तो हम उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। इसे कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन रूल। इस केस में हुआ क्या था, देखिए, फोर्थ शेड्यूल ऑफ एंट्री 44 ऑफ फोर्थ शेड्यूल में हेंगक्यान को एग्जम्प्ट किया गया है टैक्स से। अकावी स्पिनिंग मिल्स ने उसी एग्जम्पशन को क्लेम किया। जब अकावी स्पिनिंग मिल्स ने एग्जम्पशन क्लेम किया हेंगक्यान के ऊपर, तो अथॉरिटीज ने कहा कि देखिए, ये जो हेंगक्यान को एग्जम्पशन मिला है ना, ये सिर्फ कॉटन हेंगक्यान को मिला है, और वो भी तब जब उस कॉटन हेंगक्यान को हैंडलूम इंडस्ट्री यूज करे। अब यहां पे अकावी स्पिनिंग मिल्स पहुंच गई कोर्ट। उन्होंने कहा कि सर, एंट्री 44 ऑफ फोर्थ शेड्यूल में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि कॉटन हेंगक्यान ही एग्जम्पशन के दायरे में आएगा और हैंडलूम इंडस्ट्री ही उसे यूज करे तब आएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो इशू उठा, क्या हेंगक्यान को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए कि उसमें सिर्फ कॉटन हेंगक्यान आएगा और हैंडलूम इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो टर्म है हेंगक्यान वो एकदम क्लियर और अनएम्बिगुअस है। उसमें ना तो डिपार्टमेंट ने किसी प्रकार से स्पेसिफिकेशन दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉटन या हैंडलूम इंडस्ट्री के द्वारा यूज किया जाना चाहिए। इससे क्लियर कट इंडिकेशन मिलता है कि जितने भी प्रकार के हेंगक्यान होंगे वो सारे के सारे कवर होंगे, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल या यूजर इंडस्ट्री तक वह सीमित नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार का हेंगक्यान हो, किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा उसे यूज किया जा रहा हो, एग्जम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर केस लॉ से हमें क्या समझ में आता है बेटा, तो अगर किसी लॉ का लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक है तो हमें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पे लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन अप्लाई किया और यहाँ पे प्लेन मीनिंग को इंपॉर्टेंस देते हुए उन्होंने डिसीजन सुना दिया। दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा केस लॉ ऑन मिसचीफ रूल। अब हिडन्स रूल या मिसचीफ रूल में हमने देखा था कि 4 बातें आपको ध्यान रखनी है किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। पहला, कॉमन लॉ क्या था। दूसरा, डिफेक्ट क्या था उस कॉमन लॉ में जिसके कारण नया एक्ट लाया गया। तीसरा, उस कॉमन लॉ से क्या रेमेडी प्रोवाइड की गई है। और चौथा, उस रेमेडी का क्या लॉजिक है। अब हुआ क्या, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का एक केस हुआ। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स एक्ट ने जितने भी गुड्स बेचे और खरीदे जाते हैं उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया। अब TCS का सवाल यह था कि भाई साहब, हम तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को गुड्स के दायरे में लाना चाहिए या ना लाना चाहिए, ये सवाल उठा।
तो देखिए बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हेडन्स रूल अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि सरकार ने या जो लेजिस्लेचर है उन्होंने ये कानून क्यों लाया। उन्होंने एक कानून इसलिए लाया ताकि जितने भी चीजें खरीदी और बेची जा रही है मार्केट में, उन सब के ऊपर सेल्स टैक्स लगाया जा सके। क्या टीसीएस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बेचती नहीं है क्या? क्या लोग इसे खरीदते नहीं है क्या? ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी लोग उसी तरीके से खरीद और बेच रहे हैं जिस तरीके से बाकी के गुड्स को खरीदे और बेचे जाते हैं। इसीलिए इस लॉजिक के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी गुड्स माना जाएगा और उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लगेगा। तो यहां पे हमने अप्लाई किया हेडन्स रूल, जिसके माध्यम से हमने ये बताया कि पर्पस देखिएगा लॉ का, क्या पर्पस है उस कानून को लाने के पीछे। ठीक है, अब एक और केस लॉ है, बहुत पुराना केस लॉ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसे एक हिडन्स रूल को समझने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। देखिए, हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्लास 12th में पढ़ा था कि भारत में पहले जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी, जिसको एबॉलिश करने के लिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स लाए और ये स्टेट को अप्लाई करना था। इस वजह से हर एक स्टेट अपना लैंड रिफॉर्म एक्ट लेकर आया। उसी प्रकार से बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अंतर्गत बिहार सरकार ने जमींदारी लैंड्स को एक्वायर करने के लिए कानून लाया, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। अब इस लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत जितने भी जमींदार थे ना, उनकी जमीनें न छीन जाए, इसलिए जमींदारों ने क्या किया, कोर्ट में केस करना शुरू किया। अब यहाँ पे जब कोर्ट में ये मामला गया तो कोर्ट ने हिडन्स रूल अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का मेन पर्पस ये था कि जितने भी जमींदारों को अंग्रेज़ों ने लैंड दिया है उन सबको सरकार एक्वायर करे और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करे सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हटाने के लिए। तो यहाँ पे जो जजमेंट दिया गया वो फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, फ्यूडल लैंडलॉर्ड पैटर्न को ख़त्म करने के लिए लाया गया था। तो कोर्ट ने भी उसी के हक में ये जजमेंट दिया। यहाँ पर भी हिडन्स रूल अप्लाई किया गया कि भाई पर्पस क्या है, हम ये देखेंगे। पर्पस था इनइक्वालिटी को हटाना, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। अगला है बेटा केस लॉ ऑन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। हमने देखा था कि प्लेन मीनिंग अगर क्लियरिटी नहीं दे रही है तो आपको अपने कॉमन सेंस का भी अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत फेमस केस था तीरथ सिंह वर्सेस बछित्तर सिंह, 1955 का केस है। अब इसमें हुआ क्या, तीरथ सिंह ने बछित्तर सिंह के इलेक्शन को चैलेंज किया। उसने पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो चुनाव लड़ा था उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इसने करप्ट प्रैक्टिसेस किया है। ट्रिब्यूनल ने उसके इलेक्शन पिटीशन को डिसमिस कर दिया टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कहा कि भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के हिसाब से आपका वेरिफिकेशन वैलिड नहीं है। सवाल उठा कि क्या इलेक्शन पिटीशन वैलिड है? अगर किसी पिटीशन में मात्र टेक्निकल एरर है, प्रोसीजरल एरर है, बाकी सारे जो मेन रिक्वायरमेंट्स है अगर किसी ने पूरा किया है तो क्या तब भी इसे रिजेक्ट किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि देखिए, लॉ का पर्पस क्या है ये हमको हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि प्रोसीजर या टेक्निकल डिफेक्ट। अगर टेक्निकल डिफेक्ट इग्नोरेबल है, अवॉइडेबल है, इसे इग्नोर किया जा सकता है, तो हमें पर्पस ऑफ लॉ को इम्पोर्टेंस रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिटीशन सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहा है, इस वजह से टेक्निकल डिफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सो माइनर प्रोसीजरल एरर शैल नॉट इनवैलिडेट द जेन्युइन पिटिशंस। यहाँ पे बात की गई रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की, लॉजिक की, कॉमन सेंस की, ना कि प्रोसीजरल पार्ट को तवज्जो दी गई। याद कीजिए, हमने जब पढ़ा था पिछले क्लास में कि प्रोसीजरल लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, तो उसमें भी हमने देखा था कि अगर लॉ कंप्लाई किया जा रहा है उसके ट्रू सेंस में, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बेटा बार बार एक सवाल आता है, एग्जाम में भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया और जनरल
भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के द्वारा कि सर कहीं हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन, कहीं हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि बेटा इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन वर्ड में क्या डिफरेंस है। जब मैं बात करता हूँ इंटरप्रिटेशन शब्द की, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि लॉ में लिखे हुए शब्दों के मीनिंग को डिराइव करना इंटरप्रिटेशन कहलाता है, उसके सही मतलब को समझना इंटरप्रिटेशन कहलाता है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि लॉ मेकर्स का इंटेंशन क्या था उन सारे शब्दों को यूज करने के पीछे, और उन सारे शब्दों को यूज करने के बाद या उसको समझने के बाद हम उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन सिर्फ मतलब समझाता है, जबकि कंस्ट्रक्शन उस मतलब को समझ के कंक्लूजन ड्रॉ करता है और लेजिस्लेचर के इंटेंशन को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है, जबकि कंस्ट्रक्शन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इंटरप्रिटेशन में हम बेसिकली लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम उसके पीछे के रीजनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। कब अप्लाई किया जाता है इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन? तो देखिए, जब वर्ड्स एकदम क्लियर और अनएम्बिगुअस है तो उसे समझना आसान हो जाता है, वहाँ पे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब कोई वर्ड्स बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस होते हैं, अनक्लियर होते हैं, वेग होते हैं, कन्फ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं, तब हमें कंस्ट्रक्शन का अप्लाई करना होता है और उससे हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि देखिए, अगर कहीं पर शैल वर्ड यूज किया है तो जनरल इंटरप्रिटेशन यही निकलता है कि शैल का मतलब होता है कंपलसरी, मैंडेटरी। लेकिन कल के वीडियो में हमने देखा था बेटा कि कई जगह पे शैल का मतलब मे होता है, मे का मतलब शैल होता है। यस और नो? तो यहां पे हम ये समझ सकते हैं कि शैल कब कब मे की तरह यूज होगा और मे कब कब शैल की तरह यूज होगा, ये पहचानना, ये समझना कंस्ट्रक्शन कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर है कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन कहता है, इंटरप्रिटेशन बताता है लॉ क्या कहता है, जबकि कंस्ट्रक्शन बताता है लॉ क्या मतलब निकालता है या लॉ से हम क्या समझते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप यहां तक क्लियर है। केस लॉ के माध्यम से दोनों का मतलब समझ लेते हैं। क्रॉफोर्ड वर्सेस पूनर ने कहा कि कोर्ट अपने मन से किसी भी प्रकार के वर्ड्स को ऐड या डिलीट नहीं कर सकता है, लॉ में उसको प्लेन मीनिंग देना जरूरी है। जबकि ग्रे वर्सेस पियर्सन में कंस्ट्रक्शन के मतलब को समझाते हुए उन्होंने कहा कि वर्ड को सिर्फ लिटरली नहीं समझना है, उसको उसके इंटेंशन के हिसाब से समझना है कि लॉ मेकर्स ने उस वर्ड को यूज करते समय क्या इंटेंशन दिया था, उनका इंटेंशन क्या था उस वर्ड को यूज करने के पीछे। आई होप यहां तक क्लियर है बेटा। तो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया, सप्लीमेंट के केस लॉज देख लिए और एक डिफरेंस बिटवीन भी देख लिया। अब दूसरा हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे मैंने टोटल लगभग 12 से 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हैं, हम शॉर्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। उसका मैंने एक सैंपल आंसर भी तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो फटाफट से हम देखेंगे जिससे आपका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। सबसे पहला है बेटा हिडन्स रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो हमने देखा था कि आपको हिडन्स रूल में 3 पार्ट में डिवाइड करना, किसी भी आंसर को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। तो हिडन्स रूल में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि Hiddens rule is also known as mischief rule. It is given by the court to understand the purpose of the law. अब ये रूल क्या कहता है, तो इसमें हम 4 बातें लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन लॉ का व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर अ पर्टिकुलर एक्ट। जैसे हमने कल देखा था स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट आया था, तो स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट आने के पहले क्या कोई कॉमन लॉ था? तो नहीं था। उसके बाद जब स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट आया तो वो क्या डिफेक्ट या मिसचीफ को कवर करता था? तो वहां पे सेक्सुअल मतलब जो हरासमेंट था वो डिफेक्ट था। तीसरा, पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी प्रोवाइड की इस डिफेक्ट को हटाने के लिए? तो उन्होंने स्ट्रीट ऑफेंसेस एक्ट लाया। और चौथा, इसके पीछे का कारण क्या था? हरासमेंट को हटाना। तो इस तरीके से आप हिडन्स रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को क्या करोगे, एग्जाम में लिखोगे। सबसे पहले एक जनरल मीनिंग लिखोगे, रूल को एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद आप किसी केस लॉ के मदद से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस पहला क्वेश्चन, दैट इज स्मिथ, दैट इज हिडन्स रूल थ्रू द केस लॉ ऑफ स्मिथ वर्सेस ह्यूज। ये देखिए, ये बहुत ही छोटा है ना, ये बहुत ही शॉर्ट समरी मैंने दिया है आंसर का, जो आप रिवीजन कर सकते हो एग्जाम के एक दिन पहले।
हालांकि इसको लिखना कैसे है एग्जाम में, ये मैं आपको आज के आंसर राइटिंग सेशन में बताऊंगा, तीसरा पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा? दूसरा क्वेश्चन था जून 2022 में पूछा गया, डिस्कस द प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर 2 और मोर एनेक्ट्समेंट एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। इसमें हमने देखा था कि जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का सेक्शन 26 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए सजा हो चुकी है तो दोबारा उसी सेम ऑफेंस के लिए उसको दूसरे लॉ के अंतर्गत सजा नहीं मिल सकती है। अ पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लॉ में किसी ऑफेंस के लिए सजा दी गई है तो वो बिल्कुल वैलिड नहीं है। ही कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, यहां पे हम डबल पनिशमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, तो प्रोविजन हम पहले लिखेंगे। प्रोविजन हमने लिखा व्हेन एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस अंडर 2 और मोर लॉज द ऑफेंडर मे बी प्रोसिक्यूटेड अंडर आइदर ऑफ दोज लॉज बट ही कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एसेंस क्या है इसका? मतलब क्या है कि डबल पनिशमेंट को अवॉइड करना। दूसरा, ये डबल जियोपार्डी प्रिंसिपल पर आधारित है जो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डबल जियोपार्डी कि एक ही व्यक्ति को एक ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिक्लेरेटरी एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्लेरेटरी और परसुएसिव प्रेसिडेंट्स का क्या मतलब होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहला, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या बताता है? तो डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट बताता है कि कोई भी ऐसा लीगल प्रिंसिपल जो कि बाध्य है लोगों के ऊपर। परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि ये सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकता है लेकिन यह बाध्य नहीं होता है। मतलब ये कि डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाध्य है। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दे दिया तो वो जजमेंट लोअर कोर्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा, लोअर कोर्ट्स के ऊपर बाध्य होगा, लोअर कोर्ट्स जो है उसको मानेगी ही मानेगी। परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब होता है ऐसे जजमेंट जिसे मानना कंपलसरी नहीं है, उसे फॉलो किया जा सकता है फॉर गाइडेंस। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट माने जाते हैं, लेकिन फॉरेन कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं उसे हम डिक्लेरेटरी नहीं मानते, उसे हम परसुएसिव प्रेसिडेंट मानते हैं। याद कीजिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था यूज ऑफ फॉरेन डिसीजंस का। तो फॉरेन डिसीजंस या फॉरेन जजमेंट को हम सिर्फ रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसे एज इट इज यूज करें अपने डिसीजंस के लिए। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, द रूल ऑफ इजस्डम जनरिस मस्ट बी अप्लाइड विद ग्रेट कॉशन, क्रिटिकली एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ दिस रूल। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना क्रिटिकली एग्जामिन के, तो क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब क्या होता है कि आपको इसमें मेरिट्स भी बताना है और डीमेरिट्स भी बताना है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाता क्रिटिकली एग्जामिन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द रूल और सिर्फ इतना लिखा होता क्रिटिकली एग्जामिन, तब भी आपको इजस्डम जनरिस के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखने होते। याद रखिएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इजस्डम जनरिस। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इजस्डम जनरिस रूल तब अप्लाई होता है जब कोई जनरल वर्ड होता है और उसके पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तब इजस्डम जनरिस का रूल अप्लाई होता है। जैसे लिखा है डॉग, कैट एंड अदर एनिमल्स, तो यहाँ अदर एनिमल्स को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे? पेट की तरह यूज करेंगे, पेट की तरह इंटरप्रेट करेंगे कि भाई डॉग और कैट को जनरली लोग पालते हैं, तो पालतू एनिमल, पालतू पशु को ही यहाँ पे अदर एनिमल्स में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मेरिट्स क्या है इसके बेटा? तो जनरल टर्म्स को इंटरप्रेट करता है, जनरल टर्म के मिसयूज को प्रिवेंट करता है, कि ये समझाता है कि भाई देखिए जनरल टर्म में आप कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते, वही चीजें इंक्लूड कर सकते हैं जो आपके जनरल वर्ड के पहले स्पेसिफिक वर्ड में दिया गया है। ठीक है, इससे लेजिस्लेचर के इंटेंशन को भी हम समझ पाते हैं इजस्डम जनरिस का एप्लीकेशन करके। डीमेरिट क्या है बेटा इसका? तो यहां पे वाइडर मीनिंग को ही रिस्ट्रिक्ट करता है, नैरोअर कर देता है स्कोप को। दूसरा, अगर इंटेंशन क्लियरली मेंशन है ना, तब इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ द इंटेंशन इज क्लियरली जनरल इन नेचर। नेक्स्ट है इट लीड्स टू जुडिशियल सब्जेक्टिविटी, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है, हो सकता है लेजिस्लेचर का इंटेंशन भी ना हो, उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई करके समझ सकते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन जब भी बोलेगा बेटा तो वहाँ पे आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन वेयर इन एन एनेक्टमेंट देयर आर टू प्रोविजन व्हिच कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड दे शुड बी सो इंटरप्रेटेड दैट इफ पॉसिबल द इफेक्ट मे बी गिवन टू बोथ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब कल हम लोगों ने देखा था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, यहां पे अप्लाई होता है कौन सा रूल बेटा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसमें हमने एक फेमस केस देखा था कनुंगो वाला, है ना, पिनोद कनुंगो वाला केस हमने देखा था, जिसमें सेक्शन 33 और सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट को हमने इंटरप्रेट किया था कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट सर्वेंट नॉमिनेशन भी फाइल कर सकता है और इलेक्शन में वोट भी कर सकता है, उसके अलावा वो और कोई एक्ट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 5 भी आई होप आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, इफ द डेट ऑफ एनेक्टमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड अंडर द लेजिस्लेशन व्हेन डज इट कम इनटू फोर्स, साइट द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द जनरल क्लॉजेस 1897। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए किसी लॉ में कब से वो स्टार्ट हो रहा है ये नहीं लिखा हुआ है, तब क्या माना जाएगा, तो इसके लिए सेक्शन 5 बताया गया है। So if no date of commencement is specified from which date it will be applicable, then it will come into force on the day it receives the assent from the president or governor as the case may be। हालांकि जनरली कोई भी जो लॉ है वो एक्ट कब बनता है, वो एनफोर्स कब माना जाता है, जब वो ऑफिशियल गेजेट में क्या होता है बेटा, मेंशन किया जाता है। ऑफिशियल गेजेट में जिस दिन वो मेंशन किया जाएगा उस दिन से वो एनफोर्स किया माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोर्ट इन द इंटरप्रिटेशन। तो ये हमने नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन में देखा था कि इंटरप्रिटेशन का मेन मकसद होता है कि लेजिस्लेचर के इंटेंशन को डिराइव करना। कोर्ट का काम होता है कि बिना किसी वर्ड्स को अल्टर किए, सेंटेंसेस को अल्टर किए, फ्रेजेस को अल्टर किए, उसके मीनिंग को समझाना। इसमें हम आज एक आंसर राइटिंग सेशन में एक क्वेश्चन करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों में आप एक ही आंसर लिखोगे। ठीक है, कौन सा आंसर लिखोगे उसको पूरा मैं लिख के बताऊंगा आज इस सेशन में, अंत तक देखते रहिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे लेक्चर का, दैट इज आंसर राइटिंग सेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ विच इट इज वुवन बट ही कैन एंड शुड आयरन आउट द क्रीजेस कमेंट। इसको मैंने कल डिटेल में डिस्कस किया था बेटा, मेरे नोट्स में ये वर्ड का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आंसर राइटिंग सेशन में हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर, डिस्कस अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ये भी हम लोगों ने देखा था सेकेंडरी रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में, अजीबोगरीब जो वर्ड है उसमें क्या लिखा था कि अगर कोई वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन कर दी गई है मतलब वो बाकी की चीज़ों को ऑटोमेटिकली क्या कर रही है बेटा, एक्सक्लूड कर रही है। ये भी हमने देखा था। इसका टेक्निकल टर्म क्या था, एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्ट्रियस। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, दैट द एक्सप्रेशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अदर is indicated in the statement expressio unius est exclusio ulterius। भयंकर इंप्रेस हो जाएगा आपसे एग्जामिनर, बोलेगा वाह कितना बेहतरीन आदमी है, इसको तो ये फ्रेज भी याद है जो कोई याद नहीं करता है। देखिए एग्जामिनर भी एक ही प्रकार के आंसर और एक ही प्रकार के स्टेटमेंट चेक कर करके बोर हो जाता है, उसको भी कुछ नयापन चाहिए होता है, तो वो भी ये ढूंढता है कि भाई अगर मुझे किसी की कॉपी में कुछ अलग मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। इसीलिए आप अपने आंसर को कैसे अलग बना सकते हो, इसी के लिए आंसर राइटिंग सेशन है बेटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, explain the provisions applicable to making of rules or bylaws after the previous publication under section 23 of the general clauses act। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले अगर किसी लॉ में रूल या बायलॉज का पब्लिश होना जरूरी है, सो व्हेन अ लॉ रिक्वायर्स रूल्स और बायलॉज टू बी मेड after previous publication the authority must publish a draft of the proposed rules, specify a date for suggestion or objection or consider all the suggestion received before finalizing। अब क्या होता है कि देखिए पहले हमने कोई रूल्स और बायलॉज पब्लिश कर दिए, ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई कानून के अंतर्गत रूल या बायलॉज को पब्लिश करना ज़रूरी है, तो अथॉरिटी को क्या करना चाहिए। सेक्शन 23 कहता है कि सबसे पहले अथॉरिटी को ड्राफ्ट पब्लिश करना चाहिए। ड्राफ्ट से क्या होगा कि लोग उसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन या सजेशन दे सकते हैं। जब ऑब्जेक्शन या सजेशन आएगा तो
तो फिर अथॉरिटी उसे कंसिडर करेगी और फिर वो फाइनल रूल या बायलॉज तैयार करके पब्लिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन तो यहाँ पे जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 23 क्या कहता है कि यहाँ पे अगर कोई भी रूल या बायलॉज पब्लिश कर रहा है तो पहले क्या करना है, आपको एक ड्राफ्ट तैयार करना है, उसके ऊपर सजेशंस लेने हैं, सजेशंस लेने के बाद आप उन सबको कंसिडर करके फाइनल रूल्स या बायलॉज तैयार करोगे। क्वेश्चन 11 क्या है, व्हाट इज प्रिजम्पशन व्हेन इट इज नीडेड एंड नॉट नीडेड फॉर द इंटरप्रिटेशन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, हमने कल नोट्स में देखे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। हमने देखा था कि प्रिजम्पशन क्या होता है कि जनरली सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन की गई हैं लॉ में, अगर तब हम प्रिजम्पशन को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर नहीं की है, एम्बिग्विटी है, तब हम प्रिजम्पशन को कंसिडर करेंगे। कब ज़रूरत है कब ज़रूरत नहीं है ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन शैल बी अप्लाइड बाय द कोर्ट्स व्हेन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल प्रोविजन एंड स्पेशल प्रोविजन। ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर जनरल प्रोविजन और स्पेशल प्रोविजन में किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्ट है तो हमेशा स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल करेगा। तो आई होप आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस से ये समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन जो इनडायरेक्टली आपसे पूछा गया है वो है दैट Question number 9. In the interpretation of statute, a judge must not alter the material of which it is woven, but he can and should iron out the creases comment. तो अब बच्चा अगर मॉड्यूल नहीं पढ़ा है तो उसको ये लाइन नहीं समझ में आएगी। अगर उसने मेरा लेक्चर देख लिया है तो उससे ये आंसर बिल्कुल बन जाएगा। तो आइए लिखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूं कि इसका अप्रोच कैसा होगा। सबसे पहले बेटा, अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो हर आंसर को हम टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको एक सैंपल फॉर्मेट बता देता हूं कि कोई भी आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, तो जब भी हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे या कोई भी आंसर आप लॉ के लिखेंगे तो उसको हमेशा 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इंट्रोडक्शन में हम कोई भी कॉन्सेप्ट का मीनिंग या डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग या डेफिनेशन आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। जनरली ये 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसके बाद हम लिखेंगे मेन बॉडी ऑफ द आंसर, जिसको हम हेडिंग दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन का, या अगर कमेंट फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम लिखेंगे द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, और फिर हम इसको बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। आप जैसे मैं जनरली हमेशा से जब से मैं सीएस कर रहा हूं और हर एग्जाम में मैंने इसी प्रकार के बुलेट पॉइंट्स का यूज किया है। आप चाहे तो उसको ABC भी कर सकते हैं या नंबरिंग भी कर सकते हैं। मैं जनरली नंबरिंग अवॉइड करता हूं। रीज़न बीइंग क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर भी ABCD और 1 2 3 यूज़ किया जाता है, तो जनरली कभी कभी एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा बुलेट पॉइंट्स यूज़ करता हूँ। इसका मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, कुछ फैकल्टी ये भी सजेस्ट करते हैं कि वो ABCD यूज़ करें, बुलेट पॉइंट्स यूज़ ना करें। ठीक है, आपकी मर्जी है वो। इसके बाद लास्ट आता है बेटा कंक्लूजन। ठीक है, लास्ट में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे। अब जो कंक्लूजन होता है इसमें हम शॉर्ट समरी देते हैं पूरे आंसर का। पूरे आंसर को आप बिल्कुल शॉर्ट में 2 से 3 लाइन में ही आप उसको क्या करोगे, समराइज करोगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, समरी ऑफ द आंसर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए क्या होता है कि हर एक प्रकार के क्वेश्चन के लिए, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के लिए अलग अलग कंक्लूजन आप लिखोगे। किस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर लिखना चाहिए वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हम जनरल बात करेंगे डायरेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड द एप्रोप्रिएट कंक्लूजन की। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है, इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट अ जज मस्ट नॉट अल्टर द
मटेरियल ऑफ विच इट इज वूवन बट ही कैन एंड शुड आयरन आउट द क्रीजेस। इसको पहले समझते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करते समय जो जज है उसको मटेरियल अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है, बस उस मटेरियल में जो क्रीज पड़े हुए हैं उसको आयरन आउट कर दो। तो पहले इसकी गहराई को समझना ज़रूरी है ना। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में आप क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, सोचना कैसे, ये मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अभी तक अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देखा है तो अब थम जाइए, अब इस पार्ट को बस ध्यान से सुनिएगा कि अप्रोच कैसे रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है इंटरप्रिटेशन का। कौन से टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, नीड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन में हमने पढ़ा था, है ना। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, इंटरप्रिटेशन का मतलब लिखोगे। तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन। दूसरा, अब इस पूरे स्टेटमेंट को हमको समझाना है तो हमें इन शब्दों की गहराई को समझना पड़ेगा। यहां पे कुछ शब्द यूज किए हैं जैसे मटेरियल, आयरन आउट, क्रीजेस, ठीक है। अब इससे कोई लॉ की चीजें समझ तो आ नहीं रही है, तो इसकी गहराई पे समझेंगे। तो इंटरप्रिटेशन से इस लाइन का क्या मतलब है कि देखिए, जज जब इंटरप्रिटेशन कर रहा होगा तो उसे लॉ में दिए हुए शब्दों को चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है बेटा, चेंज नहीं करना है। लॉ में दिए हुए शब्दों को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। उसे सिर्फ क्या करना है, जो क्रीजेस है, मतलब जो एम्बिग्विटी है, जो कंफ्यूजन है, उसे क्या करना है, क्रीज आउट करना है, मतलब क्लियर करना है। क्या करना है बेटा, क्लियर करना है। मतलब ये कि अ जज मस्ट नॉट चेंज द वर्ड्स ऑफ द लॉ बट ही शैल ओनली क्लियर द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड्स इन द लॉ। आई होप यहां तक क्लियर है। तो स्ट्रक्चर समझ आ गया, हमने इंट्रोडक्शन में समझ लिया कि डेफिनेशन लिखना है इंटरप्रिटेशन का। इसके बाद हम लोगों ने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एग्जैक्टली क्या पूछा गया है। तो हम बुलेट पॉइंट्स क्या क्या लिख सकते हैं वो अपने दिमाग में मेंशन कर लिए, और फिर फाइनली हम क्या लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे कि भाई इस पूरे स्टेटमेंट से क्या मतलब समझ में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला आंसर, फॉर्मेट क्या होगा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ द लाइन में लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन। अब यहाँ आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 है, तो हम लिख देंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं या सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। 1 मिनट चार्ज पे लगा देते हैं, नहीं तो बंद हो जाएगा ये। ओके, वीडियो तो चल रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। स्टार मार करके लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट का क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो हम लिखेंगे इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन refers to, या हम लिखेंगे इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस through which अब बताइए कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है बेटा, जुडिशरी करती है। थ्रू विच द जुडिशरी derives the true meaning and intention of the, या true meaning of the law
ठीक है, बस इतना लिख सकते हैं। इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच द जुडिशियल और कोर्ट डिराइव्स द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ। ठीक, इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब देखिए, अब आपको फ्रेम करना है आंसर। कैसे फ्रेम करोगे बेटा? तो किस तरीके से आपको सीक्वेंस या फ्लो बनता है आंसर का, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे बताना है कि ये जो पूरा स्टेटमेंट दिया है इसमें ये कह क्या रहा है। तो ये बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जज का क्या रोल है इंटरप्रिटेशन में और जज के क्या लिमिटेशंस है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स the role and limits of the judge on while the statement reflects the role and limits of the judge while interpreting the statute या लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, अब पहला हमने स्टेटमेंट को समझा दिया कि भाई स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि जज का क्या रोल होगा इंटरप्रिटेशन में और जज का क्या लिमिट्स होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम उस स्टेटमेंट को समझाएंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट the judge must not add, subtract or substitute the words of the law. The judge must not add, subtract or substitute the words of the law. ये लाइन कौन सी चीज को समझा रहा है? तो द जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ विच इट इज वोवन। इस लाइन से हमको ये समझ आया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट द जज मस्ट नॉट एड, subtract or substitute the words of the law as indicated in the, या बस इतना ही लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, here the word material means the law or words of the law in question। ठीक, अब तीसरा हम क्या लिखेंगे? द जज must only clear the unambiguity or must only clear the unambiguity या इस तरीके से लिख सकते हैं। द जज मस्ट ओनली क्लियर द
confusion on words mentioned in the law and derive the true meaning and intention of the law and intention of the legislature। ठीक है, लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन। फिर मैं पूरे आंसर को एक बार समराइज कर दूंगा जिससे आप पूरी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन it is concluded that from the above explanation it is concluded that the judge must not alter or change the law, change the words in law, but only give clarity to remove confusion। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया बेटा, पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, उस क्वेश्चन में जो टेक्निकल वर्ड्स है उसके पीछे का मीनिंग समझा और फिर हमने एक उसको स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने लिखा कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच द जुडिशियरी डिराइव्स द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले समझाया कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, तो स्टेटमेंट जज के रोल और लिमिट्स को बता रहा है कि जज जब किसी भी लॉ या स्टैट्यूट को इंटरप्रेट कर रहा होगा तो उसके क्या रोल होंगे और क्या लिमिट्स होंगे। तो पहले हमने रोल को समझा दिया, पहले हमने लिमिट समझा दिया कि स्टेटमेंट में जज किसी भी प्रकार से लॉ के वर्ड्स में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं उसमें जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले दूसरे पॉइंट में हमने लिमिट समझा दिया, चौथे पॉइंट में हमने उनके रोल को समझा दिया। ठीक है, और लास्ट में हमने लिख दिया कि ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उससे ये समझ में आता है कि जज मस्ट नॉट अल्टर और चेंज द वर्ड्स इन द लॉ बट ओनली गिव क्लैरिटी टू रिमूव द कन्फ्यूजन। क्लियर है, आप चाहो तो कंक्लूजन में वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया है, फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज कंक्लूडेड दैट अ जज मस्ट नॉट अल्टर द मटेरियल ऑफ विच इट इज वोवन बट ही शुड ओनली क्लियर आउट द क्रीजेस, ओके, और आयरन आउट द क्रीजेस। आई होप यहाँ तक आपको पूरी तरीके से क्लियर है। ठीक है बेटा, अब 3 हिस्से में हमने इस पूरे सेशन को डिवाइड किया। सबसे पहले हमने सप्लीमेंट के केस लॉज देखे, दूसरा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया और तीसरा हमने आंसर राइटिंग के माध्यम से एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है, नीचे लिंक दिया है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये सारे पीडीएफ मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार के और आंसर राइटिंग सेशन की ज़रूरत है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कौन से टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए या कौन सा क्वेश्चन आपको इनमें से आंसर राइटिंग के लिए चाहिए, मैं वो लेकर आऊँगा। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और पीडीएफ के लिए भी आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तभी हम उसे प्रोवाइड करेंगे आपको डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है बेटा। तो मिलेंगे अगली क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ, रिवीजन करेंगे। अगला चैप्टर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा चैप्टर है बट 1 शॉर्ट रिवीजन में हम उसे कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।